Hello, welcome everyone in Earthshastra Education. I am your mentor of Political Theory class 11th. In class 11, the content is Political Theory, an introduction, freedom, equality, social justice, rights, citizenship, nationalism, secularism, peace and development. इन सब के इन डेप्थ चैप्टर्स हैं जो कि इन ये इट्स नॉट अबाउट अ वर्ड. In next chapter, it is elaborate chapter of freedom, equality, social justice. इस इस लेसन में अपन बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड हाउ इट्स important for us or everyone. It may be for politician, bureaucrats, activists, journalism, and all that. Political theory is most important aspect of our political science. Political theory analyzes certain basic questions. Political theory अपन से कुछ सवाल पूछती है कि why should be organized? Society should be organized. Society organized क्यों होनी चाहिए? पहले तो नहीं हुआ करती थी. पहले जैसा काम हो रहा होता था वैसे चलेगा, हमें कोई रूल नहीं करेगा. पहले ये था हम खुद ही अपने मर्जी के मालिक थे. अब सोसाइटी चाहती है कि हम ऑर्गेनाइज वे में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. अब हमें गवर्नमेंट की चाहिए. वो ऑर्गेनाइज्ड कौन करेगा? वो करेगी गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जरूरी है. और अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट होगी किस तरीके की? मतलब है कि डेमोक्रेटिक होगी, मोनार्की होगी कि क्या होगी? कौन रूल करेगा? और क्या जो वो गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो हमारी आज़ादी पे भी पाबंदियां लगाएगी? डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम? ये भी सवाल उठता है. व्हाट द स्टेट ओज इट्स सिटीजन? स्टेट क्या ओ करता है सिटीजन से, और सिटीजन एक दूसरे से क्या ओ करते हैं? ये कई सवाल हैं इस पॉलिटिकल थ्योरी में. Political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, such as freedom, equality and justice की बात करता है. The objective of political theory is to train citizens. पॉलिटिकल थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अपने नागरिकता को एकदम अच्छे से ट्रेन करना चाहता है. तो थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड एक्सेस करेक्टली द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ आर टाइम. अब ट्रेन क्यों होना है अपन को? आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे कोई भी एमएलए एमपी के लिए खड़ा होता है या वार्ड के लिए होता है, पंच सरपंच के लिए खड़ा होता है, आप वोट दोगे तो आप किस आधार पे दोगे? व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड दैट? आप क्या सोचते हो कि किस कैसे कैसे हम रैशनली थिंक करें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या वाकई में वो मान ले काम करेगा कि नहीं करेगा? ये बहुत बड़े सवाल है जो कि हम पढ़ेंगे आगे. तो पहले पढ़ते हैं अपन व्हाट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स है डिफरेंट आइडियाज. कुछ देखो पॉलिटिक्स क्या होती है. पॉलिटिकल लीडर पर्सन जो होते हैं अपन सोचते हैं वो पब्लिक सर्विस है. कुछ लोग सोचते हैं कि ये फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, स्कैम है, प्लेइंग पॉलिटिक्स है, मीन्स वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड ऑल अबाउट दैट. दो रैशनल्स बैठते हैं इस चीज में. कुछ पक्ष में बात करेंगे, कुछ विपक्ष में बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में. इधर इधर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं लोगों की बात कर रहा हूँ. लोग क्या सोचते हैं? द पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. ये देखो सिस्टम है. सिस्टम में लोग हैं, सरकार है, इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, सब है. इसकी एक पिलर भी अगर हट गया तो इसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे पड़ेगा. नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन पॉलिटिकल पार्टीज के बिना, डिसीजन मेकिंग के बिना कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है. क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है तब कोई आपके पास मुद्दा होना चाहिए, कोई आपका मैंडेट होना चाहिए कि आप ठीक है आपने बनाई है, आपका मैंडेट क्या, आपका एजेंडा क्या, आप किस बिहाफ पे या कौन सा इश्यू लेके आप काम करोगे और हमारे हित में आगे आप अपनी
आपकी बात पहुंचाई जाएगी। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस करती है। द नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us find a way of living together and acknowledge our obligations to each other. ये एक्नॉलेज करती है अपने ऑब्लिगेशंस को, ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो होती है। अमंग सच इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। इस चीज में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का ये, कि गवर्नमेंट ही अपने सोशल इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखती है, सब उन चीज को एक्नॉलेज करती है। ऑब्लिगेशंस अपने एक दूसरे के प्रति क्या है वो भी बताती है सोशल इंस्टीट्यूशन। हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म। ठीक है, चलो बोला हमें ऑर्गेनाइज होना है तो हम सरकार बनाएंगे, हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट होगी तो कैसी होगी और उनका काम क्या होगा। देखो पहले ऑर्गेनाइज, सबसे पहले जब अपन ये हुआ करते थे, जब अपन भाला लेके पत्ते पे बैठ के घूमा करते थे, तब अपन क्या करते थे, तब अपन अपन अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। आज अपन बोलते हैं गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड दे फंक्शन, और उससे बात क्या हुआ, उसके बाद राजा महाराजाओं का राज आने लग गया, वो रूल करने लग गए, लेकिन वो भी अपने हितों की बात ही करते थे। आज अपन बोलते हैं हमें सरकार चाहिए, मतलब सरकार चाहिए, तो चलो सरकार भी कैसी होगी, और सरकार होगी तो कैसे काम करेगी। पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। आप ये मत समझे पॉलिटिक्स एक गवर्नमेंट तक का ही काम है। इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज relevant because it affects the lives of the people in many different ways. We see that government determine our economic policy and foreign policy and education policy। जैसे गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी ध्यान देती है, जैसे गवर्नमेंट काम करती है, पॉलिसीज बनाती है कि क्या क्या इंपोर्ट करना चाहिए, कैसे अपने रुपए की वैल्यू को स्ट्रेंथन करना चाहिए, कैसे कैसे ब्लैक मनी करप्शन को हटाना है, कैसे अपन को एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कैसे अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएशन नहीं हो उसकी। और फॉरेन पॉलिसीज पे भी ध्यान देती है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि बहुत फॉरेन कंट्रीज आगे आ रही है इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करने, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया हैज मेड अ वेरी फैंटास्टिक relation with other countries। And education policy, now you have seen that 1986 education policy has been abandoned, and now the new education policy 2020 has been implemented by Indian government. These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security। देखिए अब ये बात है कि अगर अगर कोई करप्ट गवर्नमेंट आ जाएगी और जो इनएफिशिएंट होगी, वो होगा कुछ नहीं, अपने ही जीवन को, अपने ही लोगों के जिंदगी को और अपने देश की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खात्मा हो जाएगा। इफ गवर्नमेंट इन पावर अलाउज कास्ट एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट टू अकर, मार्केट क्लोज एंड शट डाउन, सॉरी दीज आर डिस्टर्ब आवर लाइफ। ये अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करती है। कैसे, अब जैसे कोई गवर्नमेंट एक कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करेगी और अदर कास्ट को अंडर प्रिविलेज रखेगी, तो ये भी सही नहीं है। और दूसरा कम्युनल, कम्युनल तो हो ही नहीं सकता सही। कम्युनल क्या करता है, एक एथनिक ग्रुप को सुपीरियर बनाता है और एक को नीचे रखता है। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, अपन को हिंदू मुसलमानों में लड़वाया, तब क्या करा था, एक को ऊपर रखा और एक को नीचे करा। इफ ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात करूँ, तो गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट भी मेक, मतलब यहाँ पे बात आ रही है कि एक तो बुरी गवर्नमेंट और एक अच्छी गवर्नमेंट, इन दो के बीच में बात आ रही है। एक बुरी गवर्नमेंट क्या करती है, वो सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने में लगी हुई रहती है, और नई गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पॉलिसीज बनाएगी सरकार के हित में, लिटरेसी के बारे में बात करेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले उनको, अपॉर्चुनिटीज खुले उनके लिए, और दे विल गेट अ डिसेंट जॉब। Since the action of government affect us deeply, we can lively interest in what governments do। गवर्नमेंट का एक स्टेप अपन लोगों के नीचे, जो ग्रास रूट लोगों पे जो लोग होते हैं उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वी फॉर्म एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्कुलेट आवर डिमांड। अब दूसरी बात ये आती है कि अपन अपनी सरकार कानून कब बनाती है, सरकार को लगता है कि लोगों को इसकी जरूरत है। और लोगों को कब लगता है जरूरत है, लोग सोचते हैं कि हम
हमारी बात कैसे ऊपर तक पहुंचाएगी, ये चीज होनी चाहिए। तो लोग कैंपेनिंग करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं ताकि उनकी डिमांड ऊपर तक पहुंचे। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल दैट गवर्नमेंट परस्यू। अपन को सरकार के साथ नेगोशिएट भी करते हैं ताकि कुछ हद तक अपन को बेनिफिट मिले। When we disagree with the policies of government, we protest and organize demonstration to pursue our demands to change the existing law. अपन क्या करते हैं, अब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे फार्म लॉ। अब फार्म लॉज की मैं बात करूँ तो फार्म लॉज में क्या हो रहा है, फार्म लॉज में सरकार ने तो बना दिया, लेकिन किसान जो हमारे भाई लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज में। वो सोच रहे हैं कि ये गलत है, हमारे उनको ये सही नहीं लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी कानून जब सरकार बनाती है तो भी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू परस्यू आवर गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ। अपन इतनी डिमांड करते हैं, भाई हमें ये नहीं लगता कि हमारे हित के लिए आपने कानून बनाया, पर हमारा इसमें हित कहीं लग नहीं रहा है, तो दे विल ट्राई टू प्रोटेस्ट। तो वो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने की बात करती है। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्कस वेदर करप्शन इंक्रीज और डिक्रीज। ये सब ये जो सब भी पॉइंट्स हैं, ये एक तरीके हैं एक परफेक्ट लॉ बनाने के। अब अपन लास्टली अपन क्या बात करते हैं, आज अपन अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, चाहे इट मे बी एमपी एमएलए जो भी हो वो, अपन वो अपनी वो वहां पे अपन उसको जीता के वहां ऊपर पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट विधानसभा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं जिसे, वो अपनी लोगों की बात वहां पे ऊपर रखता है। अपन की बात अपन सब जाके सब जने तो वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो अपन एक जने को चूज करते हैं, उसको उसको वोट देते हैं, वो जाके अपन लोगों की बात वहां पे रखता है। तो अपन अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करके पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं, हमें ये जरूरत है, हमें यहाँ पे हमें ट्यूबवेल लगाना है, हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमारा फर्टिलाइजर हमें सबसे रेट इंक्रीज हो गया, उन्होंने सब्सिडाइज कराओ। तो वो रिप्रेजेंट जाके ऊपर गवर्नमेंट में बात रखता है। तो सम ऑफ पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। ये चेंज होता रहता है, हमें क्या चाहिए, ये पॉलिटिक्स है। It involves the multiple negotiation that government go on in society through which collective decision at one level. It involves that government do and how they relate to the aspiration of the people. गवर्नमेंट को ये है करना है कि वो अपने लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसको कैसे पूरा करे एट, और दूसरी तरफ इन्वॉल्व हाउ द पीपल स्ट्रगल इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। और कैसे लोग इन्फ्लुएंस करके मतलब सरकार के कानून को ही चेंज कर सकते हैं। पीपल स्ट्रगल करते हैं उस चीज के लिए, बात रखी जाती है, मीडिया आती है, फिर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बात करते हैं, विधानसभा में बात होती है, फिर लोगों के इन्फ्लुएंस के चक्कर में अब एक अच्छा कानून बन जाता है उनके हित के लिए। पीपल मे बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल व्हेनेवर दे नेगोशिएट विद ईच अदर एंड टेक पार्ट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज व्हिच आर डिजाइन्ड टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। व्हाई डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अपन पॉलिटिकल थ्योरी में क्यों पढ़ते हैं, आइडल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट अस वैल्यूज बाय श्रिंकिंग देम इन द कॉन। अब क्या होता है, जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी की बात करते हैं, इंडिया इज एन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हमें हर चीज की आज़ादी है, हमें हर चीज की आज़ादी है, मतलब हम अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वलिटी, इन सब को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। हम ये प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, जब कोई बात संविधान में लिखी जाती है, मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है अगर, तो उसको गवर्नमेंट को उसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे फ्रीडम है आर्टिकल 19 है, इक्वलिटी आर्टिकल 14 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो कि अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया मीन्स गवर्नमेंट को उन्हें देना ही पड़ेगा, लोगों तक पहुंचानी ही पड़ेगी वो चीजें। पॉलिटिकल थ्योरी डील विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज के आइडियाज की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन शेप होते हैं। गवर्नमेंट तो सोशल लाइफ इन सिस्टमेटिक मैनर में जाती है, इट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ
जो ये मीनिंग भी क्लेरिफाई होता है, फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये मैं सब आपको समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। फ्रीडम, इक्वालिटी और बहुत एनालिटिकल वे में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या होते हैं ये और कैसे करना है इसको अपन को। पॉलिटिकल थ्योरी प्रूव द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ। देखो, पहले तो क्या होता था, राजा महाराजा ये के टाइम में राजा कहते थे हम ही रूल करें, जो हमने कह दिया वही बात होगी। अब जो कह अब बात है, जो कानून ने बोल दिया वो बात होगी, कानून ही रूल करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर मींस लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना करेगी और जुडिशरी अपना करेगी। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत बड़ा हथियार है आज जुडिशियल के हाथ में। जुडिशरी के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है कि ये कभी भी कोई भी लॉ को, जो कि लॉ इसके इसे लगता है कि वो लोगों के हित में नहीं है और वो कहीं ना कहीं कंसर्न रखता है लॉ किसी भी चीज के लिए, तो जुडिशरी इसे रिव्यू करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी और उसे स्ट्रक डाउन कर देगी। जैसे सेक्शन 66 ए में करा था। सेक्शन 66 ए राइट टू एक्सप्रेशन के बारे में बताता था। तो राइट टू एक्सप्रेशन के बारे में हुआ क्या था, ठाकरे जी की जब डेथ हो गई थी तो उस टाइम महाराष्ट्र बंद कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र बंद कर दिया तो दो लड़कियों ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया था कि एक आदमी के जाने की वजह से क्या महाराष्ट्र बंद हो जाएगा, ये सब होगा, और उन दो लड़कियों को पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। तब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू एक्सप्रेशन सबका अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर सेक्शन 66 ए आया कि आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66 ए में लिखा गया है कि ये सिक्योरिटी को कंसर्न करती है, आप इस चीज में एक्सप्रेस नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ए को स्ट्रक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो जुडिशरी के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, जो क्योंकि जुडिशरी इज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। India is free and independent. Questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. This is because issues concern freedom, equal democracy arise in many aspects of social life and they are in progress in different sectors at different paces. For instance, although equality may exist in political sphere in the form of equal right, ठीक है, अपन कुछ हद तक समझते हैं कि पॉलिटिकल स्फेयर में मीन्स सबको खड़ा होने का हक है, पॉलिटिकल पार्टी में सबके पास वोट देने की पावर है, सब अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, इक्वल राइट दे दिया यहाँ पे। लेकिन इट में नो एग्जिस्ट टू द सम एक्सटेंट, ये कुछ हद तक लागू नहीं होता है। वो क्या है, कुछ हद इन इकोनॉमिक स्फेयर में लागू नहीं होता और सोशल स्फेयर में लागू नहीं होता है। मीन्स अपन ये बात कहते हैं कि पीपल में enjoy equal political rights but still be discriminated against socially because of their caste or poverty। कुछ हद तक जैसे प्रिविलेज क्लास जो होती है उनको हॉस्पिटल में बेड मिले, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज क्लास है जो कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए उनको नहीं मिलेगा, तो क्या जीने का हक उनको नहीं है? तो उस चीज में सरकार आगे आएगी और उनकी मदद करेगी और उनको एडमिट करेगी हॉस्पिटल में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहे कुछ हद तक लागू नहीं होता है। ये वो चीजें होती है जैसे इकोनॉमिकली देखा जाए, आज आज इंडिया के 40 मीन्स आज इंडिया के जो 40 लोग हैं, जो बड़े नामी 40 लोग हैं, आज उनके पास में भारत की 90% संपत्ति के वो 40 लोग मालिक हैं। और बाकी के जो पॉपुलेशन है मीन्स 99% अगर मैं पॉपुलेशन बोलूँ भारत की, तो उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 1% वेल्थ है इंडिया की। मीन्स तो ये और 1% जो लोग हैं उनके हाथ में 99%, 1% लोगों के हाथ में 99% इंडिया की वेल्थ है। तो ये तो सरासर इनइक्वालिटी है। ये कहाँ इक्वालिटी की बात हुई है, ये इनइक्वालिटी हो गई है। Some people may have privileged place in society and while others are deprived of even of basic necessity। सीधी सी बात है, कोई
प्रिविलेज में है, किसी को प्रिविलेज मिल रहा है, किसी को नहीं मिला। अंबानी, अडानी, इन लोगों को मिल रहा है, और लाइक गरीब तबके आदमी के पास आज 2 वक्त की खाना खाने की भी रोटी नहीं है। Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable even go to school so that they can have decent jobs in future. For them, freedom is still a distant dream. आज भी वो लोग आजाद नहीं है। Secondly, though freedom is guaranteed in our constitution, we encounter new interpretation all the time. The fundamental rights guaranteed by our constitution are continually be reinterpreted in the response to। आज अपन बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो गए हैं, 104 संशोधन हो गए। वो 4 संशोधन किस हिसाब से? क्योंकि सोसाइटी के चेंजेस, नेचर और चेंजेस को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। हमेशा एक चीज हमेशा के लिए नहीं रह सकती। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स क्यों किए जाते हैं? जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन के हिसाब से किए जाते हैं। द राइट, जैसे राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड को भी डाला गया, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड जीने का तरीका बताती है। इसको भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ, जो कि जिसको आप आरटीआई बोलते हैं। 2005 का जो एक्ट है, ये 2005 का जो एक्ट है, इसको इसमें आज आज जैसे आप बोलते हो मैंने इतना टैक्स भरा, और इस टैक्स का जो मैंने टैक्स भरा है उसको गवर्नमेंट में कहाँ इम्प्लीमेंट करा है, कहाँ पे उसका पैसा लगा है, तो उसका मैं गवर्नमेंट से हिसाब मांग सकता हूँ। इस हिसाब को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब मैं इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ सरकार से, सरकार मुझे प्रोवाइड करे वो इंफॉर्मेशन। Thirdly, as the world changes, we may discover new dimension of freedom as well as new threat to freedom. हर जो आज़ादी के जो थ्रेट्स आते रहते हैं, तो अपन न्यू डायमेंशन में उनके न्यू तरीके डिस्कवर करते जाते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इजियर फॉर एक्टिविस्ट टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड, प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर और प्रोटेस्ट। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 को, तो ट्राइबल जो लोग रहते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट में, उनका लाइवलीहुड ही फॉरेस्ट है। वो वो कमाते ही फॉरेस्ट है, और अगर अपन उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उस चक्कर में फॉरेस्ट राइट एक्ट निकाला गया 2005 में। But it also enabled terrorists and criminals to network. As a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to people using the land, how much regulation justified, and who should regulate government or some independent regulator। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जैसा आपको पता है जम्मू कश्मीर में नेट को सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब मैं बोलता हूँ ये तो मेरा राइट टू एक्सप्रेशन है, आपने इसे सस्पेंड कैसे कर दिया? आप कैसे कर सकते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, आपने इसको मैं वायलेट करा है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप जो राइट टू एक्सप्रेशन का हथियार लेके, वेपन लेके, आप जो सोशल मीडिया पे जो आप फैला रहे हो, वो हमारे देश की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए हम इंटरनेट वहाँ पे बंद कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे इनसिक्योरिटी ऑन ना हो, और देश में जो कि डिसबैलेंस हो गया है, जो कि उस स्टेट जम्मू कश्मीर में जब डिसबैलेंस हो गया था, तब वो ना हो, इसलिए इसे कहा जाता है। तो हमेशा आपके सामने राइट टू एक्सप्रेशन के सामने हमेशा सॉरी, माफ कीजिएगा, ये बैन की वजह से हो रहा है। हमेशा आपके सामने फ्रीडम के सामने हमेशा सिक्योरिटी, फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी आपका कंसर्न मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। क्या क्या आप किस हद तक आप वॉइल मतलब आप किस हद तक जा सकते हो अपनी फ्रीडम को लेके? आप उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो वो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित के लिए अच्छा नहीं है हमारा। हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड, तो फिर अब बात यहाँ पे ये होती है कि तो इसको रेगुलेट कितना जस्टिफाइडेबल है, और उसको करेगा कौन? सरकार करेगी कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स करते हैं?
ये बढ़ाते हैं। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब पॉलिटिकल थ्योरी को अपन प्रैक्टिस में कैसे लेके आए? पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विथ ओरिजिन्स के साथ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडिया that we are familiar with, such as freedom, equality, and justice, development, nationalism, secular, and so on. Political theories have asked what is freedom or equality and provided diverse definitions. This is because terms like equality concern our relationship with other human beings rather than with things. अपना कंसर्न ये कि अपना रिलेशन एक इंसान से दूसरे इंसान से कैसा है, ये पॉलिटिकल थ्योरीज हमें सिखाती. वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गवर्नमेंट सर्विसेज. So when we reflect on our action, we understand that equality means equal opportunity for all. At the same time, if our separated counter for old and disabled, we understand that as मतलब अब मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हो, आप राइट टू इक्वलिटी की बात करोगे तो आप ये कहोगे अगर कोई लाइन में खड़ा है, आप लोग लाइन में खड़े हो और एक डिसेबल पर्सन लाइन में खड़ा है, तो आप लोगों के लिए वो सही है, वो इक्वलिटी है. लेकिन डिसेबल की नजरों से देखोगे तो वो इक्वलिटी नहीं है. तो अपन को क्या करना चाहिए? जैसे जैसे मैं आपको एक साथ ये इशू दिखाता हूँ, बट वी ऑल्सो नोटिस एवरी दैट मेनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू शॉप और डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस. Some member cannot even have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by economic factor. If we suffer from some disability, we want a special provision made. यही बात मैं कहना चाह रहा था. व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इवन, तो अपन उस डिसेबल पर्सन को इक्वालिटी कैसे देंगे? अपन उसके लिए डिफरेंट क्यू होगी उसके लिए, ताकि उसके लिए स्टेप नहीं हो के उसके लिए रैंप होगा ताकि वो आराम से चढ़ पाए. डिसेबल पर्सन को इक्वलिटी, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा 3%, 5%, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. तो तब वो इक्वलिटी कहलाई जाएगी. तब तक वो इनफ नहीं है इक्वलिटी. We must be unable to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources. Means गवर्नमेंट इसलिए जरूरी है कि जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चाहे जॉब्स हो, चाहे डिसेंट वेजेस हो, चाहे वो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हो, सब्सिडाइज हॉस्पिटल हो, या फिर कुछ भी हो. जैसे जैसे किसानों के लिए जीवन ज्योति, जैसे किसानों के लिए बिजली वालों के लिए जीवन ज्योति योजना है, ठीक है. किसानों के लिए भी स्कीम्स निकाली गई है जैसे गवर्नमेंट ने. तो उस स्कीम्स, उन रिसोर्सेज का फायदा नीचे के हर नीचे के हर लेवल तक पहुंचना चाहिए, ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए. उसका बेनिफिट इंसान क्यू में खड़े उन पीछे तक इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए इसका बेनिफिट. तब वो डिस्ट्रीब्यूशन fair distribution कहला जाएगा. So reason we have many definitions because the meaning of equal is dependent on the concept. Why should we study politics? तो अपन पढ़े क्यों? Firstly, इनको पढ़नी जरूरी है. जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, लॉयर्स है, जजेस है, इनके लिए जरूरी है. और वी आर ऑल गोइंग टू सिटी एंटाइटल टू वोट. अपन वोट तब देंगे जब अपन को सही गलत की पहचान होगी. अपन को पता होना चाहिए अपन जिसको वोट दे रहे हैं ताकि वाकई वो सही है, वो अपने हित के लिए काम करेगा. तो ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से आएगा कि कैसे वो हित की बात होगी. कैसे देखो, समाज में इस समाज में दो तरह के लोग होते हैं. एक होता है बहुत सशक्त और एक होता है बेचारा गरीब आदमी. ये जो दो लोग होते हैं, तो ये हमेशा इस पे हावी होने की कोशिश करता है और ये हमेशा इससे बचने की, दूर भागने की कोशिश करता है. इसको बचाने के लिए हमेशा कौन आता है? वो सरकार जिसको अपन ने चुना है, जिसको अपन ने लोगों की पब्लिक सर्विस, जिसे अपन कहते हैं जो कि पब्लिक सर्विस का काम करते हैं, वो इस आदमी को प्रोटेक्ट करेगा. तो thirdly, freedom, equality and secularity are not abstract issues in our life. We ourselves have prejudice against people who are different from them. अपन
अपन के लिए जरूरी है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना, अपन के लिए कि आज भी अपन खुद भी भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच जात पात इसके बारे में बात करते हैं, अपन खुद प्रिजुडाइज हैं लोगों के लिए, अपन खुद भेदभाव की बात करते हैं, कास्ट रिलीजन जेंडर क्लास की बात करते हैं। इफ वी फील ऑब्रेस्ड वी वांट इट redress, and if that is delayed we feel violent revolution justice. If we are privileged, we deny that there is any oppression in our mind, surveillance and dignity. Sometimes even आप अगर प्रिविलेज हो तो आप अगर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े हुए हो तो आप ये बात बोलोगे कि नहीं, मुझे प्रिविलेज की अगर गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देती है, आप ऑलरेडी वेल ऑफ हो इस चीज के लिए, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप वो बोलोगे नहीं, मेरे प्रिविलेज जो मुझे मिल रही है वो आप उस आदमी को दो जो इसका सही हकदार है, आप मुझे मत दीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी वेल ऑफ हूँ। इस चीज को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी जरूरी है। फाइनली पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस टू सिस्टमेटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस के बारे में अपनी सोच बताती है और इक्वालिटी के बारे में बताती है, सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म मैनर फॉर द सेक ऑफ कॉमन। अपन आर्ग्यू तब कर सकते हैं जब अपन को खुद को सही गलत की पहचान हो। ये एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है। मैं आपको वैसे इसके आंसर्स प्रोवाइड कराएंगे, हम लोग भी आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे इसके, लेकिन आपको खुद ब खुद ये ट्राई करना है और आप हमें इसको भेज सकते हैं अर्थशास्त्र education@gmail.com पे। आप अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं, हम ड्यूली चेक करेंगे आपको। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट गिवन एग्जाम? विजिलेंट सिटीजन आर मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। विजिलेंट कौन होता है? विजिलेंट वो होता है जो ध्यान रखता है हर चीज का कि ये सही है। वो विजिलेंट नागरिक वो जिसको सही गलत की पहचान है। वो क्या सक्सेसफुल वर्किंग होगी सर डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए? आपको इस पे कमेंट करना है। ये कमेंट नहीं जो आप नीचे कर रहे हो, कमेंट वो करना है, इसका आंसर लिखना है। इन वॉट वे इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस? कौन किस वे में पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल है? इसके भी आंसर है, 4 तरीके इसमें लिखे गए। डू यू थिंक दैट गुड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कंपायर अदर टू लिसन टू यू? Why do you think study politics like studying mathematics? Obviously it is. Give reason for your answer. ये आपको इसका आंसर देना है। आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके कैसे आंसर लिखे जाते हैं और क्या करना है। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है आपको लोगों को लिए। और हमेशा कंसाइज वे में लिखिए, शॉर्ट एंड स्वीट, और जितना पूछा गया उतनी बात करनी। और दूसरी बात, इसको हमेशा आप मार्क्स के हिसाब से भी जज करेंगे कि 1 नंबर का है कि 3 नंबर का है 6 नंबर का है, किस हिसाब से इसको मार्क्स सॉरी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको खुद को, कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में मार्किंग दी गई है, तो उस हिसाब से आपको वर्ड लिमिट पे आपको जाना है। ठीक है, और ये था हमारा आज का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 का। आप अर्थशास्त्र edu.com पे जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। क्लास 6 टू 12 तक के क्लास 6 टू 12 क्लास तक के हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती है। और बहुत हमारा मेन मोटो देखिए ये है कि हमें लोवेस्ट कॉस्ट पे इसे ग्राउंड लेवल तक हर एक के लिए अफोर्डेबल करना है एजुकेशन को। हमारा मेन मोटो ये है। सो आप शेयर करिए, लाइक करिए और बताइए आपको कैसा लगा। और मैं चाहता हूँ आप ड्यूली परचेज करें ताकि आप थ्योरेटिकली पूरा एनालिटिकल वे में फ्रीडम आप सब कुछ समझिए, कैसा कैसा आपकी खुद की सोच बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।